Hello students, my name is Ashish and today we are going to study your class 9th chapter number 17, the part 1 of the chapter number 17 because it's a long chapter on saying please written by A.G. Gardiner. First of all, let me tell you about something A.G. Gardiner. A.G. Gardiner बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक्स पे लिखने के लिए जाने जाते थे। इन्होंने रोड के रूल्स से लेकर तो अम्ब्रेला यानी छाते तक के ऊपर लिख रखा है और बहुत ही ट्राइबल सब्जेक्ट, ट्राइबल मतलब होता है बहुत ही छोटी छोटी जो सब्जेक्ट होते हैं जिनके ऊपर कोई भी नहीं लिखेगा, जिनके ऊपर कोई बात भी नहीं करेगा, उन टॉपिक्स पे, उन छोटे टॉपिक्स के ऊपर ये लिखते थे। लेकिन A.G. गार्डिनियर की कलम पे आने के बाद कोई भी टॉपिक छोटा नहीं रह जाता था और इसीलिए ऑन सेइंग प्लीज़ जब इन्होंने लिखा तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो राइटर है वो अगेन एंड अगेन सेम थिंग कह रहा है, सेम बातें कह रहा है, लेकिन हमें पोलाइटनेस का महत्व, इम्पोर्टेंस समझाने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट पार्ट से ऑन सेइंग प्लीज़। द यंग लिफ्टमैन इन अ सिटी ऑफिस हु थ्रू अ पैसेंजर आउट ऑफ हिज लिफ्ट द अदर मॉर्निंग एंड वॉज फाइंड फॉर द ऑफेंस वॉज अनडाउटेडली इन द रॉन्ग। एक सिटी ऑफिस में कोई पैसेंजर जब लिफ्ट में चढ़ता है, लिफ्ट आप समझते ही हैं एलिवेटर, तो लिफ्ट में जब वो चढ़ता है तो उसे पैसेंजर को लिफ्टमैन द्वारा बाहर फेंक दिया जाता है। उसे बाहर फेंक दिया गया और बेवजह ही वो उसे बाहर फेंक देता है, जिसकी शिकायत जब उस पैसेंजर ने कोर्ट में की तो ऑब्वियसली बात है उसे इस अपराध की सज़ा मिली, उसके ऊपर फाइन लगाया गया और ये अपराध था भी, गलत भी था बिल्कुल। इट वॉज अ क्वेश्चन ऑफ प्लीज़ द कंप्लेनेंट एंटरिंग द लिफ्ट। लफड़ा क्या था या झगड़ा क्या था, अब समझते हैं कि किस बात के पीछे ये उनकी लड़ाई हुई थी। जो लिफ्टमैन था उसने डिमांड करी थी कि जो पैसेंजर आया अंदर, वो पैसेंजर अंदर घुसा और उसने टॉप बोला कि सबसे ऊपर ले चलो, है ना। अब जो लिफ्टमैन था भाई वो गरीब सही, छोटा आदमी सही, लेकिन वो चाहता था कि उसे भी सम्मान मिले। वो चाहता था कि सामने वाला प्लीज़ शब्द कह दे, जो कि उसने नहीं कहा। गुस्से में आकर लिफ्ट वाले ने उससे बाहर फेंक दिया, है ना, क्योंकि वो उससे प्लीज़ नहीं कह रहा था। वो चाहता था कि टॉप प्लीज़ कहो, ना कि टॉप। एंड दिस कंसेशन बीइंग रिफ्यूज he not only declined to comply with the instruction but hurled the passenger out of the lift। तो लिफ्टमैन को भी गुस्सा आ गया और उसने उसे निकालकर लिफ्ट के बाहर फेंक दिया। दिस ऑफकोर्स वॉज कैरिंग अ कमेंट ऑन मैनर टू फार। हाँ, ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, मतलब ठीक है उसने प्लीज़ नहीं कहा तो आप नाराज़गी जिता सकते थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लिफ्ट से बाहर फेंक दे उसको। डिसकर्टसी इज़ नॉट अ लीगल अफेंस। अब वो कहते हैं देखिए किसी का लीगल अफेंस जो होता है, एक अपराध ऐसा होता है जो हम लीगली करते हैं तो हमें सज़ा मिलती है, यानी कि कानून हमें उस अपराध की सज़ा देता है। लेकिन अगर हमने किसी से प्लीज़ नहीं कहा तो ये कोई कानूनन अपराध तो नहीं है, लेकिन ये डिसकर्टेसी कहलाएगा, यानी कि हमने उसका सम्मान नहीं किया और इसके लिए कोई सज़ा तो नहीं मिलती है। एंड इट डज़ नॉट एक्सक्यूज़ असॉल्ट एंड बैटरी। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप उसे मारने पीटने लग जाएं। इफ़ अ बर्गलर मतलब होता है चोर। अगर एक चोर, है ना, किसी घर के दरवाजे को तोड़ता है, नॉक तो करके आएगा ही नहीं, ऑब्वियसली बात है ना, तो घर का दरवाजा तोड़ के अंदर घुसता है और आप उसे मारते हो, या मैं ना लेखक कह रहा है कि अगर मैं उसे मार देता हूँ तो लॉ या कानून मुझे माफ़ कर देगा, है ना। इफ़ आई एम फिजिकली असॉल्टेड आई विल परमिट मी टू रिटेलिएट विद रीजनेबल वायलेंस। अगर मुझे वो मारेगा तो ऑब्वियसली बात है मुझे इस बात की इजाज़त मिलेगी कि मैं रिटेलिएट करूँ, यानी कि वापस उस पर हमला करूँ। इट डज दिस बिकॉज द बगलर एंड माई असेलिएंट हैव ब्रोकन क्वाइट डेफिनाइट कमांड्स ऑफ द लॉ। क्योंकि हम जो भी कुछ करेंगे वो लॉ के अंतर्गत आएगा। वो मेरे घर में घुसा, मेरे को हक था उसे मारने का, उसने मुझे मारा, मुझे हक था उसे पलट के मारने का। हाँ, मैं उसे जान से नहीं मार सकता, बट नो लीगल सिस्टम कुड अटेम्प्ट द लीगलाइज अगेंस्ट बैड मैनर्स। लेकिन ऐसा कोई कानून नहीं है जो बैड मैनर्स के लिए बना हो या बैड मैनर्स के बारे में बताता हो कि बैड मैनर्स करोगे तो क्या होगा। और कोई, है ना, और कुड सैंक्शन द यूज़ ऑफ वायलेंस अगेंस्ट समथिंग। और अगर मैं किसी के खिलाफ वायलेंस करूँ तो वो, है ना, मेरे पर लागू हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। विच इट डज़ नॉट इज सेल्फ रिकॉग्नाइज अ लीगली पनिशेबल ऑफेंस। और अगर वायलेंस जो है अगर वो किया जाता है तो हाँ, ये पनिशेबल ऑफेंस होता है, लेकिन किसी का सम्मान नहीं करना, है ना, ये कोई ऑफेंस नहीं है। एंड वाट एवर आर सिंपैथी विद द लिफ्टमैन। हाँ, हमारी सिंपैथी लिफ्टमैन के साथ हो सकती है, लेकिन जो उसने किया वो लॉ के हिसाब से रीजनेबल नहीं था और कभी होगा भी नहीं। इफ़ वी वर एट लाइब्रेरी टू पॉक्स पीपल्स कास्ट बिकॉज वी डिड नॉट लाइक देयर बिहेवियर।
और द टोन ऑफ द वॉइसेस और द स्कॉलर। अगर हम लाइब्रेरी में बैठे हैं, कोई चिल्ला पुकार मचाएगा तो हमें उसकी आवाज़ पसंद नहीं आएगी, क्योंकि हम वहाँ पढ़ने बैठे हुए हैं। आर फिश वुड नेवर बी आइडल एंड द गटर्स ऑफ द सिटी वुड रन विद ब्लड ऑल डे। और अगर इस सब को कानून की इजाज़त मिल जाए तो फिर शहर में सिर्फ खून बहेगा और गटरों में सिर्फ खून बहेगा, क्योंकि फिर हर कोई एक दूसरे को मार रहा होगा। आई मे बी एन अनसिविल एज आई मे प्लीज एंड द लॉ विल प्रोटेक्ट मी अगेंस्ट वायलेंट रिटालिएशन। हाँ, मैं जो हूँ अनसिविल कहलाऊँगा अगर मैं वायलेंस रिटालिएट करता हूँ। जैसा कि हमने पहले बताया, कोई हमको मारेगा तो हम उसे मार सकते हैं। आई मे बी haughty or boorish and there is no penalty to pay except the penalty of being written down on ill-mannered fellow। हाँ, मेरे ऊपर कोई पेनल्टी तो नहीं लगेगी, बस ये मुझे ज़रूर कहा जाएगा कि मैं इल मैनर्ड हूँ या फिर मेरे मैनर्स अच्छे नहीं हैं। लॉ जो है हमें, है ना, कंपेल नहीं करता है, मजबूर नहीं करता है कि हम किसी से प्लीज़ कहें, ये ज़रूरी भी नहीं है। एंड वॉइस टू अदर पीपल्स, है ना, सेंसिबिलिटी एंड मोर देन इट सेज आई शैल नॉट वेक्स माई मुस्टाचे और डाई माई हेयर और वियर रिंगलेट्स डाउन माई बैक। है ना, कोई कानून में ऐसा नहीं लिखा है कि मुझे, है ना, मूछ रखना ही पड़ेगी, मुझे बालों को कलर करना ही पड़ेगा, या फिर, है ना, मुझे, है ना, पीठ पे बाल रखने होंगे। ऐसा कोई कानून कहता नहीं है या मुझे करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। इट डज नॉट रिकग्नाइज द लिक्रेशन ऑफ आवर फीलिंग एज अ केस फॉर कंपनसेशन। और, है ना, कंपनसेशन के लिए भी मजबूर नहीं किया जा सकता। देयर इज़ नो अलाउंस फॉर मॉरल एंड इंटेलेक्चुअल डैमेजेस इन दिस मैटर्स। हमें कोई भी अलाउंसेस नहीं मिलता है अगर हमारे मॉरल और इंटेलेक्चुअल डैमेज होते हैं, तो इस मैटर में हमारी कोई मदद नहीं कर सकता। आगे लेखक लिखते हैं, दिस डज नॉट मीन दैट द डैमेजेस आर नेग्लिजिबल। इसका मतलब ये नहीं है कि देखो, एक चोट तो होती है जो शरीर पे लगती है, एक चोट होती है जो दिल पे लगती है। दिल की चोट अगर कोई देता है तो उसके लिए तो कोई अपराध नहीं है, उसके लिए तो कोई कानून नहीं है, कोई सज़ा नहीं है। लेकिन जो ऊपरी चोट लगती है वो तो फिर भी भर जाती है। दिल की चोट, है ना, नेग्लिजिबल बिल्कुल नहीं हो सकती, वो आसानी से भरती भी नहीं है। इट इज़ अ प्रोबेबल दैट द लिफ्टमैन वाज मच मोर acutely hurt by what he regarded as a slur upon his social standing than we would have been if he had a kicked on the shins, for which he could have got a legal redress। और लिफ्टमैन के साथ शायद यही हुआ था। वो अपने आप को छोटा फील कर रहा था, गरीब था, है ना, तो उसने जो किया वो उसके दिल को चोट पहुंचा गया, और दिल की चोट उसे लगी थी, इसीलिए उसने ये अपराध किया। उसने लिफ्टमैन में जो पैसेंजर आया था, लिफ्टमैन ने जो पैसेंजर आया था उसे उठा के बाहर फेंक दिया। तो जो हुआ उसके साथ में, है ना, वो सब कुछ जो है वो उसके दिल को हर्ट कर रहा था, इसलिए ऐसा हुआ, है ना। उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट हुआ था, और वो सेल्फ रिस्पेक्ट को जो हर्ट हुआ वो उसके पूरे दिन उसका बिगड़ जाता। वो पूरे दिन सोचता रहता कि मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट को चोट पहुंची। आई कैन इमेजिन द लिफ्टमैन डिनाइड द रिलीफ ऑफ थ्रोइंग द ऑथर ऑफ हिज वाउंड आउट ऑफ द लिफ्ट, ब्रूडिंग ओवर द इंसल्ट बाय द आवर एंड विजिटिंग इट्स ऑन वाइफ। अब देखिए होता क्या है, आप एक का गुस्सा दूसरे पे निकालते हैं, पूरा दिन खराब हो जाता है। उसने, लिफ्टमैन ने उस आदमी को बाहर निकाला, उसका भी दिमाग ख़राब रहा। जब वो, है ना, घर पे गया, ठीक है, तो घर पे गया अपनी पत्नी से झगड़े करेगा वो उसकी बराबरी करने के लिए, है ना, ताकि वो उस गुस्से को कहीं ना कहीं सेटल कर पाए, अगर वो उसको बाहर नहीं करता तो। फॉर देयर आर फ्यू थिंग्स मोर कैचिंग देन बैड टेम्पर एंड बैड मैनर्स। बहुत सारी चीज़ें होती है जिससे आदमी बैड टेम्पर, बैड मैनर्स कहलाता है। व्हेन सर एंथनी एब्सोल्यूट बुलीड कैप्टन एब्सोल्यूट, द लेटर वेंट आउट द बुलीड हिज मैन। है ना, कैप्टन, देखो होता ही है ना, पेरेंट्स ने आपको डांटा, आपने अपने छोटे भाई को डांटा, छोटे भाई ने कुत्ते बिल्ली पे ना पत्थर मार के उसका गुस्सा निकाल लिया। तो वो यही समझा रहे हैं कि एक इंसान दूसरे के ऊपर गुस्सा निकालता है अगर वो, है ना, वो उसको दबा पाता है जिसको वो, है ना, जिसके ऊपर उसका कंट्रोल चलता है। तो जो कैप्टन है उसने, जो छोटे कैप्टन है उसके ऊपर बुली किया, उसने फिर किसी और के ऊपर अपना गुस्सा निकाला, और उसने जो छोटा इंसान था उसने जानवर पे ही गुस्सा निकाल लिया। Probably the man who said top to the liftman was really only getting back on his employer who had not said good morning। हो सकता है लिफ्ट पे जो आदमी चढ़ा उसके बॉस ने उसे गुड मॉर्निंग नहीं कहा, उसको बुरा लगा, उसने दूसरे से टॉप नहीं गया, प्लीज़ नहीं कहा, ऐसा भी तो हो सकता है। तो वो यही समझाना चाह रहे हैं कि जो सब कुछ होता है उसका असर हमारे दैनिक जीवन पे पड़ता है। एक प्लीज़ की ही बात थी खाली। We infect the world with our ill humorous bad manners probably do more to poison the stream of the general life than all the crimes in the calendar। एक साल में जितने भी कैलेंडर में क्राइम्स होते हैं,
है ना, उन सबसे ज़्यादा जो क्रिमिनल चीज़ होती है बैड मैनर्स होती है कि इंसान इतनी बार बैड मैनर्स दिखाता है। फॉर वन वाइफ हु गेट्स अ ब्लैक आई फ्रॉम एन अदरवाइज गुड नेचर हस्बैंड देर आर 100 who live a life of martyrdom under the shadow of morose temper. But all the same the law cannot become the guardian of our private manners. लेखक यहाँ ये बताना चाह रहा है कि देखिए हमारे जो प्राइवेट मैनर्स होते हैं या फिर हम जिससे किसी से कैसे बात कर रहे हैं, किसी से कैसा बर्ताव कर रहे हैं, कानून यहाँ पे आड़े नहीं आ सकता। कानून हमें ये नहीं सिखा सकता, है ना, कोई भी कानून हमें मैनर्स नहीं सिखाने वाला है। द वास्ट एरिया ऑफ ऑफेंस एंड नो कोर्ट कुड एडमिनिस्ट्रेट अ लॉ विच गवर्न आर सोशल सिविलिटीज़। हम कोई भी कानून या कोई सरकार ऐसी नहीं हो सकती जो हमारे को ना सिविलिटी सिखाएगी कि हम समाज में कैसा रहना चाहिए, हम क्या बोलते हैं इस पर कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, कहाँ आंखें तरते हैं, हमारा मूड कैसा होता है, इन सब पे कोई कंट्रोल नहीं हो सकता। बट दो वी आर बाउंड टू इंडोर्स द वर्डिक्ट अगेंस्ट द लिफ्टमैन, मोस्ट पीपल विल हैव सर्टेन सिंपैथी विद इट। हाँ, हम यहाँ पे लिफ्ट वाले को दोषी ठहरा रहे हैं, कुछ लोग उससे सिंपैथी भी रखेंगे। वाइल इट इज़ ट्रू दैट देयर इज़ नो लॉ दैट कंपेल्स टू अस प्लीज़। और जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा कि ऐसा कोई लॉ नहीं है, ऐसा कोई कानून नहीं है जो हमें प्लीज़ कहने पे क्या कर सके, मजबूर कर सके। ये एक सोशल प्रैक्टिस है और बहुत पुराने समय से चली आ रही है, इसे कानून के बंधनों में बांधा नहीं जा सकता। एंड द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ सिविलिटी इज़ दैट शुड एक्नॉलेज अ सर्विस प्लीज़ एंड थैंक यू। तो सबसे पहले तो हमें प्लीज़ और थैंक यू कहना सीखना चाहिए। ये स्मॉल चेंजेस है जो हमारे सोशल जीवन को बिल्कुल बदल के रखेंगे। छोटी छोटी चीज़ें, है ना, वी कीप द मशीन ऑफ लाइफ ऑयल, ये हमारी ज़िंदगी की जो गाड़ी है उसको, मशीन को क्या देती रहेंगी, ऑयल देती रहेंगी और ज़िंदगी काफ़ी आसानी से चलना शुरू हो जाएगी। दे पुट आर इंटरकोर्स अपॉन द बेसिस ऑफ फ्रेंडली, है ना, कोऑपरेशन एंड ईजी गिव एंड टेक। और जो ज़िंदगी में होता है हम आपसी सहयोग से चलेंगे, आसानी से, है ना, कोई हमें सम्मान देगा हम उसे सम्मान देंगे, हम किसी को सम्मान देंगे तो हमें सम्मान वापस मिलेगा। इसके बजाय कि हम किसी को छोटा समझे, मामूली समझे, हमें सभी को सम्मान देना चाहिए। इट इज़ अ वेरी वल्गर माइंड दैट वुड विश टू कमांड वेयर ही कैन हैव द सर्विस ऑफ आस्किंग। और ऑर्डर देना कोई गंदा माइंड वाला आदमी ही ये कर सकता है कि जब आप पूछ के कोई काम कर सकते हैं या कह के कोई काम ले सकते हैं, उसमें आप ऑर्डर देने की कोशिश करें। और विलिंगनेस एंड गुड फीलिंग इंस्टेड ऑफ रिसेंटमेंट, और अच्छी फीलिंग रखने के बजाय आप किसी के साथ बुरा व्यवहार करें। आई शुड लाइक टू फीचर इन दिस कनेक्शन माई फ्रेंड द पोलाइट कंडक्टर। यहाँ पर वो एक कंडक्टर का एग्जाम्पल दे रहे हैं, बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इससे क्वेश्चन आंसर बनते हैं। एक पोलाइट कंडक्टर का एग्जाम्पल दे रहे हैं। लेखक यहाँ पे बताएगा कि एक बार ये एक बस में चढ़े। मैं इसे थोड़ा शॉर्टन कर रहा हूँ क्योंकि ऑब्वियसली अगर मैं उसे वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करूँगा तो आपको शायद समझ में ना आए, लेकिन ये पूरा जो घटनाक्रम है ये बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए समझने के लिए क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता है। एक बार लेखक जब बस पे चढ़े तो बस में उन्होंने जब पर्स में हाथ डाला तो उन्हें पता चला कि वो पैसे लाना भूल गए हैं। वो उस बस में जब चढ़े और कंडक्टर उनसे जब टिकट के लिए पैसे मांगने आया तो लेखक ने कंडक्टर को पूरी बात बता दी कि वो कैसे घर से पैसे लेना भूल गए हैं। कंडक्टर ने लेखक की बातों का विश्वास कर लिया और उनसे पैसे नहीं मांगे। बाद में उन्होंने उसे जहाँ पे लेखक को जाना था उसको टिकट भी दे दिया वहाँ के लिए और पैसे बिल्कुल नहीं लिए। एक और बार इसी कंडक्टर का घटनाक्रम उन्हें याद आता है कि जब इसी कंडक्टर को उन्होंने वापस से, है ना, बस में बैठे, बाद में लेखक को याद आ गया था कि उनके दूसरे पर्स में पैसे पड़े, उन्होंने बाद में पैसे दे भी दिए थे, लेकिन उन्हें कंडक्टर का व्यवहार बहुत अच्छा लगा कि उनने किस तरह से उसकी मजबूरी को समझा, उनकी प्रॉब्लम को समझा। बाद में उन्होंने क्या किया कि एक बार ये उसी बस में बैठे थे तो कंडक्टर का जो पाँव है वो अंगूठे पे पड़ गया लेखक के। लेखक बहुत ही बुरी तरह से दर्द से कराह रहे थे, उन्हें बहुत चोट आई थी, लेकिन लेखक ने इस बात का बुरा बिल्कुल भी नहीं माना क्योंकि उन्हें पता था कि वो उसने इंटेंशनली नहीं किया है। बाद में कंडक्टर ने लेखक को सॉरी भी कहा और सारी बात आई गई हो गई। और कंडक्टर के इससे व्यवहार से पता चलता है कि कंडक्टर कितना अच्छा इंसान था। बहुत ही इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, है ना। तो it is not therefore with any feeling with unfriendliness to conductor as a class I pay a tribute to particular member of that class. I first became conscious of his existence one day when I jumped on a bus and found that I had left home without any money in the pocket. तो ये पूरा घटनाक्रम वो बता रहे हैं कि कंडक्टर का जो अस्तित्व है, जिसे हम छोटा आदमी समझते हैं, वो दुनिया में कैसे होता है। फिर वो पूरा घटनाक्रम वो बता रहे हैं यहाँ पर कि मैं एक बार, है ना,
क्या हुआ, मैं जब बस पे चढ़ा मैंने पाया कि आई हैड लेफ्ट होम विदाउट एनी मनी इन माई पॉकेट। मेरे जेब में बिल्कुल पैसे नहीं थे। एवरी वन हैज़ हैड द एक्सपीरियंस एंड नोज द फीलिंग्स एंड मिक्स फीलिंग्स। सभी के जीवन में कभी ना कभी एक्सपीरियंस हुआ होगा, उन्हें पता होगा कि कैसी फीलिंग्स आती है। विच द डिस्कवरी अराउसेस यू आर एनॉयड बिकॉज यू लुक लाइक अ फूल एट द बेस्ट लाइक अ नेव एट द वर्स्ट। तो आप एक मूर्ख की तरह साबित होते हैं जब ऐसी जगह आप फंस जाते थे। यू वुड नॉट बी ऑल सरप्राइज इफ द कंडक्टर आईड यू कोल्डली एज मच एज टू से यस आई नो दैट स्टेल ओल्ड ट्रिक। और हो सकता है कि कंडक्टर इनसे क्या कहता कि मुझे पता है ये बहुत पुरानी ट्रिक हो चुकी है ना, कि पैसे नहीं है, नाउ देन ऑफ यू गेट, और उतर जा, बस से उतर जा। एंड इफ़ द कंडक्टर इज़ गुड फेलो, अगर कंडक्टर अच्छा इंसान हुआ भी एंड लेट्स यू डाउन केजली, यू आर फेस विथ नेसेसिटी ऑफ गोइंग बैक एंड इनकन्वीनियंस, है ना। और अगर वो अच्छा इंसान भी हुआ, वो तुम्हें पैसे लेने के लिए भेजेगा तो तुम्हें वापस जाना पड़ेगा, जिससे तुम्हें काफ़ी असुविधा होगी। परहैप्स ऑफ मिसिंग योर ट्रेन और योर इंगेजमेंट, और इससे तुम आगे का जो अपने ट्रेन पकड़ना है या कोई मीटिंग अटेंड करना है उसे मिस कर सकते हो। तो अभी तक हम जो देख रहे थे, इसमें हम देख रहे थे कि किस तरह से लेखक जो है वो हमें बताने की कोशिश कर रहा है ना, कि प्लीज़ कहने का इम्पोर्टेंस क्या होता है। आगे वो कहते हैं हैविंग सर्च माई पॉकेट इन वेन फॉर स्टे कॉपर्स, है ना। उन्होंने अपनी पॉकेट को सर्च करा लेकिन वो सब व्यर्थ गया क्योंकि इन्हें पैसे मिल नहीं रहे थे। एंड हैविंग फाउंड आई वॉज अटरली पेनीलेस, इन्हें पता चला कि इनकी जेब में पैसे नहीं है। आई टोल्ड द कंडक्टर विद अ ऑनेस्ट अ फेस आई कुड अज्यूम दैट आई कुडंट पे द फेयर, और मैं जितना मासूम चेहरा बना सकता था उतना मासूम चेहरा बना के मैंने कंडक्टर से कहा कि मैं पैसे नहीं चुका पाऊँगा, है ना। एंड मस्ट गो बैक फॉर मनी, और मुझे वापस जाना होगा पैसे लेने के लिए। और यू नीडंट गेट ऑफ दैट्स ऑल राइट सेड ही, उसने उससे कहा अरे ठीक है कोई बात नहीं, है ना, आप बैठे रहिए। ऑल राइट सेड आई बट आई हैवंट अ कॉपर ऑन मी, है ना। उसने जब ये कहा तो मैंने उनसे पूछा आपके लिए सब कुछ सही है, मेरे पास पैसे नहीं हैं। ओ आई विल बुक यू थ्रू, ही रिप्लाइड, और उसने मुझसे कहा कि कोई बात नहीं, मैं आपकी टिकट बुक कर दूंगा, है ना। वेयर डू यू वांट टू गो, आप कहाँ जाना चाहते हैं। तो ये हमें बता रहा है कि जो कंडक्टर था उसका कितना अच्छा नेचर था, कंडक्टर कितने अच्छे नेचर का इंसान था, और उसने बिल्कुल भी बुरा नहीं माना। उसने ये नहीं कहा कि ये बहुत पुरानी ट्रिक है और आप तो इस तरह के लोग, आपके जैसे लोग तो चढ़ते रहते हैं बस पे, है ना। तो इस तरह से लेखक कंडक्टर की विशेषता बता रहा है। तो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि आगे क्या होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।